हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि आज की तारीख में भी किस तरह से लड़के और लड़कियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी बुरा असर डालती हैं लड़कियों पर। लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो तरह तरह के सोशल इश्यूज फेस करती हैं, तरह तरह के मेंटल इश्यूज होते हैं उनको, और तरह तरह के हेल्थ इश्यूज भी हो जाती हैं इन डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से। अब ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी की तरफ से तो होता ही है, एट द सेम टाइम घर की तरफ से भी होता है। सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, पेज नंबर 49 पे चले आइए आपके किताब के। यहाँ पे आपको 6 इमेजेस ड्रॉ करने के लिए बोले गए हैं। एक फार्मर का, एक फैक्ट्री वर्कर का, एक नर्स का, एक साइंटिस्ट का, एक पायलट का और एक टीचर का। पेज नंबर 50 में देखिए, इसका एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है। पेज नंबर 50 में बताया है कि रोजी मैम के क्लास में 30 बच्चे हैं और उन्होंने ये इमेजेस बनाए। तो मैम ने देखिए क्या आउटपुट निकाला। मैम ने देखा कि 25 लोगों ने फीमेल इमेज ड्रॉ किया फॉर टीचर, सभी बच्चों ने फार्मर को मेल बताया, 25 बच्चों ने फैक्ट्री वर्कर को मेल बताया, सभी बच्चों ने फीमेल बताया नर्स को, 25 लोगों ने साइंटिस्ट को बताया मेल और 27 लोगों ने पायलट को बताया मेल। अब ये जो आउटपुट आया ना, ये किन से आया? बच्चों से। फैक्ट देखिए, 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया पूरी तरह से एंगेज रहती हैं एग्रीकल्चरल वर्क में, और इनका काम होता है प्लांटिंग ऑफ सीड्स, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। मगर जब भी हम किसी फार्मर की बात करते हैं तो हमारे सामने जो इमेज आता है एक पुरुष का ही आता है, एक महिला का नहीं आता। अब देखिए, ये डेटा तो बच्चों को नहीं पता था, मगर फिर भी बच्चों ने बताया कि फार्मर जो है वो लड़का ही होता है या फिर पुरुष ही होता है। इससे हमको क्लियरली पता चलता है कि बच्चे जिस सोसाइटी में बड़े होते हैं या फिर अपने घर के जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, वहां उनको क्लियरली बचपन से ये बताया जाता है कि लड़के सिर्फ एक तरह का ही काम कर सकते हैं और लड़कियां दूसरे तरह का काम कर सकती हैं। इसलिए देखिए, इस आउटकम में यह भी आया कि लड़कियां ज़्यादातर टीचर बन सकती हैं या तो नर्स बन सकती हैं, क्योंकि लड़कियों में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, लड़कियां अच्छी तरह से बात कर सकती हैं, तो इनको ये दोनों प्रोफेशन ही सूट करेगा। यानी कि लड़कियां अगर घर से बाहर निकल के लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी करें तो उनके लिए हम एक टिपिकल टाइप ऑफ वर्क ही अलॉट कर सकते हैं। इस चीज को हम क्लियरली कहते हैं स्टीरियोटाइप। आज के ज़माने में स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना, उनको तोड़ना काफ़ी आसान हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लकड़ा का। लक्ष्मी बिलोंग करती है झारखंड के एक बहुत ही पुअर ट्राइबल फैमिली से। उनको बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। एट द सेम टाइम उनको तरह तरह के काम करने पड़ते थे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बड़ी हुई तो उन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स की, उन्होंने रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और एक ही अटेम्प्ट में वो एग्जाम पास हो गई। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ट्रेन के इंजन का ड्राइवर बनना है। उन्होंने बखूबी ट्रेनिंग ली और आज वो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। तो धीरे धीरे स्टीरियोटाइप्स जो है वो टूट रहे हैं, मगर फिर भी एक ह्यूज मेंटालिटी चेंज की गुंजाइश अभी भी है। हमने मान ही लिया है कि कुछ सब्जेक्ट्स में फ्यूचर होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में फ्यूचर नहीं होता। जैसे आपके किताब में पेज नंबर 52 पे एक पिक्चर स्टोरी है। उस स्टोरी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जेवियर को अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, उसमें तो अच्छे मार्क्स मिले, मगर फिजिक्स एंड मैथ्स में उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो उसके पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत चिंतित हो गए। जब जेवियर ने कहा कि मुझे हिस्ट्री पसंद है और बड़े होकर मैं हिस्ट्री को लेकर ही पढ़ाई करना चाहता हूं, तो उसको उसके पेरेंट्स ने गाइडेंस दी कि देखो, हिस्ट्री में तो कोई फ्यूचर है नहीं, तुमको अल्टीमेटली पैसा कमाना है, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, क्योंकि तुम लड़के हो। तो बेटर है तुम मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई ठीक से करो और पढ़ते पढ़ते साथ में कंप्यूटर्स पढ़ लेना, क्योंकि कंप्यूटर्स की डिमांड बहुत हाई है इस समय इंडस्ट्री में। तो इस पिक्चर स्टोरी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक है हाउ पीपल थिंक इन आवर होम्स। लोग ये सोचते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ लड़कों के लिए ही है। अगर लड़कों को बड़ा होकर प्रॉपरली जॉब करना है, प्रॉपरली इनकम करना है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ही हैं जो वो पढ़ पाएगा।
एट द सेम टाइम कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे को जो सब्जेक्ट फेवरेट है वो सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ने दिया जाता, एंड दैट ऑल्सो जस्ट बिकॉज कि बड़े होकर उसको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। ऐसा जनरली सोचा जाता है कि लड़कियों का एप्टीट्यूड इन साइंस वीक होता है, तो इसलिए देखिए रोजी मैम के क्लास में भी मेजॉरिटी बच्चों ने साइंटिस्ट के नाम पर लड़के को ही चुना। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि स्कूल्स में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, मगर ऐसा पहले नहीं था। अगर आप टाइम में थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओगे तो आपको तमाम एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जहां पे लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, उन्होंने खुद पढ़ाई की और मौका बना दिया बाकी औरतों को पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रमाबाई, इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, इन्होंने घर में ही पढ़ना लिखना सीखा था। वो बहुत अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ लिख सकती थी, इसलिए उनको पंडिता का टाइटल भी मिला। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खाड़े गांव में एक मिशन सेट किया जहां पे उन्होंने एनकरेज किया बाकी औरतों को पढ़ने के लिए। उन्होंने तरह तरह के स्किल्स सिखाए औरतों को, लाइक कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस। ये स्किल्स शायद आज भी औरतों को उस तरह से नहीं सिखाया जाता। उन्होंने लड़कियों को सक्षम बनाया कि वो पढ़ लिख जाएं, एट द सेम टाइम वो बाहर के काम जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व माने जाते थे उस समय, वो काम भी औरतें कर पाएं। इस तरह का और एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा रुकया साकवत हुसैन का। इनका जन्म एक रिच मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनको बखूबी उर्दू लिखना और पढ़ना आता था, मगर उनको बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से रोक दिया गया था। उस समय ये माना जाता था कि इंग्लिश की पढ़ाई करने से लोगों को नए आइडियाज मिल जाएंगे, तो ये पढ़ाई सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। मगर रोकेया साकवत हुसैन को हेल्प किया उनके एल्डर सिस्टर ने और एल्डर ब्रदर ने, और उन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई की। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम है सुल्ताना's ड्रीम, जिस कहानी के जरिए उन्होंने ये जाहिर किया कि लड़कियों के मन में किस तरह से पढ़ने की इच्छा है। बाद में जाकर उन्होंने एक स्कूल भी एस्टैब्लिश किया, और वो स्कूल आज भी कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल है। ठीक उसी तरह से और एक एग्जाम्पल है राज सुंदरी देवी का, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में, और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है आमार जीवन। इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा था कि उनको पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही नहीं आता था, मगर उनके मन में पढ़ाई लिखाई करने की बहुत ज़्यादा चाह थी। एक रिलीजियस स्क्रिप्ट है जिसका नाम है चैतन्य भागवत। उनके हस्बैंड ये रिलीजियस स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उनके बच्चे धीरे धीरे अल्फ़ाबेट सीख रहे थे, तो अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से छुपाकर उन्होंने बांग्ला के अल्फ़ाबेट सीखे। इस बुक के साथ उन अल्फ़ाबेट्स को मिलाया, वर्ड्स को मिलाया, और धीरे धीरे वो बांग्ला पूरी तरह से पढ़ लिख पाने लगी। इसके बाद उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो वहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में अपनी लाइफ की कहानी लिखी, जहाँ पे पढ़ के हमको पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे दिन उन्होंने बिताए हैं कि उनको प्रॉपरली रेस्ट तक नहीं मिलता था, खाने का टाइम तक नहीं मिलता था। एक दौर ऐसा भी था कि तरह तरह के बहाने बनाकर लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था। को देख के ये लग सकता है कि चीज़ें अभी नॉर्मल हो चुकी हैं, चीज़ें अभी प्रॉपर हो चुकी हैं, मगर ऐसा नहीं है। हर 10 साल में एक पॉपुलेशन काउंट होता है इंडिया में, जिसको बोला जाता है सेंसस। 1961 के सेंसस में क्लियरली नजर आता है कि 40% बॉयज लिटरेट थे, जबकि सिर्फ 15% गर्ल्स ही लिटरेट थीं। 2011 में ऑब्वियसली नंबर बढ़ा, 80% बॉयज लिटरेट हो गए, 65% गर्ल्स लिटरेट हो गई। मगर अभी भी ये जो बॉयज और गर्ल्स के लिटरेसी का जो गैप है वो काफी हाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर 2014-15 का एक डेटा आपको दिखाया जाए जो स्कूल ड्रॉप आउट का है, स्कूल ड्रॉप आउट मतलब जिन्होंने स्कूलिंग बीच में ही छोड़ दी, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के स्कूल ड्रॉप आउट्स का परसेंटेज आप देखिए वो काफ़ी ज़्यादा है। आज भी सोसाइटी में थिंकिंग है कि लड़कियों की पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एट द सेम टाइम जनरली SC ST जो काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, इन घरों में क्या होता है कि लड़कों को रिसोर्सेस पे फर्स्ट राइट दिया जाता है, लड़कियों को बाद में दिया जाता है। यानी कि लड़कों को स्कूलिंग पहले करवाई जाती है और लड़कियों के स्कूलिंग में उतना ध्यान नहीं दिया जाता।
एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन तो एक बड़ा फैक्टर है ही। इवन दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल माना गया है, मगर सच ये है कि आज भी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभार हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन के वजह से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वजह से या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के वजह से लड़कियों को स्कूल ड्रॉप आउट होना पड़ता है। आज भी लड़कियों को लड़कों के तुलना में घर के काम ज्यादा करने पड़ते हैं, उनको घर के कामों में ज्यादा उलझाया जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है स्कूल ड्रॉप आउट का। लड़कियों के हेल्थ को आज भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता कभी कभार रूरल एरियाज में। तो इससे क्या होता है कि लड़कियों को हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं, जिसके वजह से स्कूलिंग वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। और एक बहुत मेजर फैक्टर है प्रॉपर स्कूल्स का ना होना। कभी कभार तो स्कूल्स प्रॉपर नहीं होते, या फिर स्कूल्स होते भी हैं तो टीचर्स प्रॉपर नहीं होते, और टीचर्स भी होते हैं तो टीचर्स भी डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते हैं, जिसके वजह से स्कूल ड्रॉप आउट की रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है लड़कियों में। तो फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन सिंपल है, अवेयरनेस। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन, ग्रुप्स, एनजीओ सामने आई हैं जिन्होंने गर्ल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, जिन्होंने एक लड़की की सुरक्षा, एक लड़की के बारे में सोचने के लिए बाकी सोसाइटी को मजबूर किया है। और ये किया कैसे है? फर्स्ट इज थ्रू कैंपेनिंग। कैंपेनिंग का मतलब होता है लोगों को इन्फॉर्म करना कि वुमेन इस समय किस हालत में इंडिया में है। कैंपेनिंग से आज तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आए हैं, जिन मुद्दों का सलूशन निकला है। जैसे 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉब्लम को इंडिया में एड्रेस किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घर की औरतें या घर की लड़कियों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। 1997 में वर्क प्लेस हैरेसमेंट का इशू सामने आया था, जिसको रिजॉल्व किया गया। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि लड़कियां जब ऑफिस में काम करती हैं या किसी भी जगह पे काम करती हैं तो उनको तरह तरह से हैरेस किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को 1997 में एड्रेस किया गया। 1980s के दौर में डाउरी डेथ्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी थी उस समय इंडियन सोसाइटी में। तो इस समय बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। साथ में लोगों का अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज हैं विच आर फेवरिंग वुमेन। प्रॉब्लम यह है कि वुमेन को इन लॉज का पता ही नहीं है, तो उनको ये लॉज के बारे में जानकारी प्रॉपरली मिलनी चाहिए, तभी वो जान पाएंगे कि उनके हक में कौन कौन सी चीजें हैं। तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए स्ट्रीट प्लेस किए जाते हैं, सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स की जाती हैं। और एक प्रोसेस है प्रोटेस्टिंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अधिकार देता है कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट अगर हम अपनी आवाज़ उठाना चाहें तो हमको आवाज़ उठानी दी जाए। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्च निकलते हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ को सामने रखा जाता है ताकि गवर्नमेंट उनके बारे में प्रॉपरली जान पाए और प्रॉपर लॉज बना पाए। एंड फाइनली इज शोइंग सॉलिडारिटी। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन डिफरेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आती हैं, वो डिस्कस करती हैं कि फ्यूचर प्लान्स उनके क्या क्या होने वाले हैं, वो सेलिब्रेट करती हैं कि जो जो प्लान्स उनके पिछले साल सक्सेसफुल हो गए। तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। वुमेन जो है वो जान रही हैं कि उनके राइट्स क्या क्या है, किस तरह से वो अपना हक मांगे, किस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़ी हो। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि हो सकता है कल ना हो सकता है परसों ना हो, मगर धीरे धीरे कुछ एक सालों में ये जितना भी अनवांटेड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है सोसाइटी में अगेंस्ट वुमेन, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो चलिए आ जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे, पेज नंबर 61। Question number 1. How do you think stereotypes about that women can and cannot do affect women's right to equality? Simple एक एग्जाम्पल ले लीजिए। A girl wants to study science, मगर ये सोसाइटी का माइंडसेट है कि गर्ल्स कैन नॉट हैव अ साइंटिफिक अप्रोच। तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, उस लड़की को एक लड़के के बराबर होने से रोक रहे हैं। At the same time, there are huge number of women who have engaged themselves into the pottery business. जो मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनते हैं उसको बोलते हैं pottery business।
तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो पॉटरी बनाने के लिए जो मड चाहिए उनको इकट्ठा करती हैं, पॉटरी बनाने के लिए जो मड का मिक्सचर चाहिए वो प्रिपेयर करती हैं। बस सिर्फ वो पॉटरी व्हील पे बैठकर पॉटरी नहीं बनाती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉटरी बिजनेस में नहीं है। ये भी एक स्टीरियोटाइप है। हमने मान लिया कि वुमेन कैन बी ए हेल्पर बट वुमेन कैन नॉट बी द मेन पर्सन इनटू दैट पर्टिकुलर जॉब। क्वेश्चन 2 देखिए, लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इंपॉर्टेंट टू वुमेन लाइक राश सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रोकेया। See, learning the alphabet is the first step to read and write. Everybody knows that if you want to know what is happening around you, what is happening in your country, what is happening in the world, आपको पढ़ना लिखना आना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में आपको चीट ना किया जाए तो फिर आपको पढ़ना लिखना आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पढ़ाई की शुरुआत कहां से होती है? फ्रॉम लर्निंग द अल्फाबेट। और तीसरी बात है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता देन सोसाइटी विल पुट एन अनड्यू प्रेशर ऑन यू। इस बात को राज सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रोकेया हुसैन ने बहुत अच्छी तरह से जान लिया था। वो चाहती थी कि वो खुद पढ़ लिख जाएं, अपने फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाएं, एट द सेम टाइम जितनी भी महिलाएं उनके आसपास हैं सब पढ़ें। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ के इंपॉर्टेंस को समझा और उनके लिए अल्फाबेट को पढ़ना जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। Reread this last paragraph on page 62 and explain why this statement is not true. पढ़ना लिखना किसको नहीं पसंद, स्पेशली अगर वो इंसान जानता हो कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं तो कल बात परसों उसको चीट किया जाएगा, कल बात परसों सोसाइटी उसको हमेशा नीचा दिखाएगी। तो ऑब्वियसली कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि वो चीट हो जाए, या कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि सोसाइटी उसको नीचा करे। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती। हाँ, ये सच है कि बहुत सारी लड़कियां पढ़ इसलिए नहीं पाती क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो हो सकता है कि उनको अपने फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करना पड़े, जिसके वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाए। और कभी कभार सोसाइटी के माइंडसेट की वजह से घर के लड़कों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ढकेला जाता है और लड़कियों को कम। तो पुअर फैमिली से आ रही लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को लगता है कि घर के लड़के अगर पढ़ लिख जाएं तो ही काम चल जाएगा, लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कैन यू डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन मूवमेंट यूज्ड टू रेज इश्यूज? If you had to organize a struggle against stereotypes about what women can and cannot do, what method would you employ from the ones that you have read about? Why would you choose this particular method? तो हमने 4 मेथड्स देखे वुमेन्स इश्यूज को राइज करने के: कैंपेनिंग, राइजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग सॉलिडारिटी। अब आप सोचिए कि अगर आपको किसी भी तरह का वुमेन इशू राइज करना है तो इन चारों में से आप किसे चुनना चाहोगे? अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं सपोर्ट करूंगा राइजिंग अवेयरनेस को। देखिए, कैंपेनिंग में क्या होता है कि आप जब लोगों को बताते हो कि सोसाइटी का करंट लुकआउट क्या है और किस तरह का लुकआउट डिजायर्ड है सोसाइटी से, तो वहां पे जो बातें आप करते हो और जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हो, इन चीजों को समझ पाने के लिए सामने का इंसान भी लिटरेट होना चाहिए। ऐसे ही इंडिया में वुमेन्स लिटरेसी अभी भी कम है, तो हो सकता है कि अगर आप कैंपेनिंग पे ज्यादा जोर दें तो सामने वाले को समझ में ही ना आए। अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो मन ही मन चीज को लेके घुटते तो रहते हैं मगर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते या फिर नहीं कर पाते। तो प्रोटेस्टिंग के लिए हो सकता है कि आपको उस तरह का ऑडियंस ही ना मिले, उस तरह के पार्टिसिपेंट्स ना मिले। सॉलिडारिटी के लिए वापस से आपका लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम बीते हुए इश्यूज की बात करते हैं। तो कोई भी इंसान अगर लिटरेट प्रॉपरली नहीं है तो उसको हिस्ट्री की जानकारी नहीं होगी। तो ऐसे इंसान को प्रॉपरली हिस्ट्री एक्सप्लेन करना भी एक चैलेंज हो सकता है कभी कभार।
मैंने राइजिंग अवेयरनेस को चुना क्योंकि राइजिंग अवेयरनेस आप स्ट्रीट प्लेस के जरिए कर सकते हो, सॉन्ग्स के जरिए कर सकते हो, पब्लिक मीटिंग्स के जरिए कर सकते हो, जहां पे आप डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट में आते हो, डायरेक्ट आप अपनी मन की बात लोगों से शेयर कर पाते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो। तो सामने वाला लिटरेट हो या इलिटरेट, वो आपकी बातों को समझेगा या फिर समझने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि आपकी बात में वजन है। तो चलिए, इससे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 में हम एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो मीडिया क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका मोटिव क्या है, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस तक। टिल देन कीप लर्निंग।